देखिए इंडिया और भारत के नाम को लेकर मल्टीपल स्टोरी है, लेकिन एक स्टोरी जो है उसको सबसे ऑथेंटिक माना जा सकता है क्योंकि उसका आज की डेट में भी रिटर्न प्रूफ है। ऋग्वेद के मंडल 7 और मंडल 10 में तो थोड़ा सा वैदिक एज में जाना पड़ेगा। देखिए ये है सिंधु नदी जो तिब्बत से निकल के पाकिस्तान वाले एरिया से होते हुए अरब सी में गिरती है। फिर यहाँ से झेलम नदी निकलती है और फिर यहाँ से चेनाब नदी निकलती है और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। फिर यहाँ से निकलती है रावी नदी और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से निकलती है कि ब्यास नदी और सतलुज जो है वो यहाँ से निकलती है। ये पांचों मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती है और ये साइड से यहाँ से आती है सरस्वती नदी। तो ये टोटल मिलकर 7 नदियां हैं। अभी यहाँ पे हरियाणा और पंजाब के पास में एक एरिया था और इस एरिया को सप्त सिंधु कहा जाता था। तो ये जो सप्त सिंधु का रीजन है इसको लेके अलग अलग थ्योरी है। तो एक्चुअल एरिया कौन सा है इसको लेके हर जगह पे आपको कॉम्प्लेक्स रफल मैं आपको दिखाता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे 7 नदियां हैं और सप्त सिंधु को मेन नदी माना गया है तो इस एरिया को सप्त सिंधु कहा जाने लगा। और सप्त सिंधु जो एरिया था यहाँ पे एक ट्राइब रहती थी यानी कि जनजाति रहती थी, उसका ये होमलैंड था। उस ट्राइब का नाम था भारता और इस भारता ट्राइब के जो राजा थे वो थे राजा सुदास। तो ट्राइब जो थी उसका नाम भारता था और जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे ये ट्राइब रहती थी उसको बोला जाने लगा सप्त सिंधु। ये चीज याद रखेगा, यहीं से इंडिया और भारत दोनों नाम निकलते हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि अराउंड 14th सेंचुरी का टाइम था और इस भारता ट्राइब के ऊपर वेस्ट की तरफ से पूर्व ट्राइब जो थी उसने 9 और ट्राइब के साथ मिलकर यानी कि टोटल 10 ट्राइब के साथ मिलकर इन्होंने भारता ट्राइब के ऊपर हमला कर दिया। ये बहुत ही फेमस लड़ाई है, इसको बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो लड़ाई हुई थी ये रावी नदी के पास में हुई थी, लेकिन इसमें हुआ क्या कि इस लड़ाई में सप्त सिंधु किंगडम के जो भारता थे उन्होंने 10 ट्राइब को एक साथ हरा दिया और इनको हराने के कुछ दिन बाद ईस्ट के एरिया में अजास, सिग्रस और यक्षस को भी हरा दिया। तो इस तरीके से काफी एरिया आ गया था भारता ट्राइब के पास और इन्होंने इंडिया का पहला एम्पायर बनाया जिसमें ज्योग्राफिक ये एम्पायर सप्त सिंधु नाम से फेमस हुआ। और जो इनकी ट्राइब यानी कि इस एम्पायर के लोग थे ये भारता नाम से फेमस हुए। तो उस टाइम पे एक रिचुअल फॉलो किया जाता था। उस रिचुअल में ये था कि जो राजा जीतता था वो एक यज्ञ करवाता था, अश्वमेधा यज्ञ, जिसमें एक यज्ञ करवा के एक व्हाइट घोड़ा छोड़ दिया जाता था। उस घोड़े के साथ काफी सिपाही भी रहते थे। जिस एरिया में ये घोड़ा जाता था वो एरिया उसका हो जाता था और अगर कोई राजा इसके अगेंस्ट में खड़ा होता था तो उनको इन सिपाहियों से लड़ना होता था। इस जगह का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो यजुर्वेद में है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। तो भारता ट्राइब के जो राजा थे उन्होंने यह यज्ञ करवाया और ऐसा करके सप्त सिंधु किंगडम बहुत ही तेजी से फैलने लगा। उस टाइम पे होता क्या था कि जो राजा जीतता था वो हारी हुई जो ट्राइब होती थी उसके ऊपर अपना ट्रेडिशनल अपने देवी देवता को थोप देता था। लेकिन भारता ट्राइब के जो राजा थे राजा सुदास उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जितनी भी ट्राइब को हराया था उन सबको एक साथ लेके अपना ट्रेडिशनल अपनी सोच अपनी देवी देवताओं को थोपने की बजाय सारी ट्राइब जिसमें हारी हुई ट्राइब भी थी उन सबके जो पढ़े लिखे लोग थे, जो नॉलेजेबल लोग थे, उनकी नॉलेज, पूजा करने का तरीका, इन सारी चीजों को जोड़ के इकट्ठा किया और वेदास बनाए। अब क्योंकि अपना ट्रेडिशनल किसी को भी नहीं छोड़ना था और अपने देवी देवता की पूजा वगैरह भी वो कर सकते थे। तो ये जो एम्पायर था इस एम्पायर के साथ बहुत सारी ट्राइब आगे जुड़ी और ये एम्पायर बहुत ही तेजी से फैला और इस बड़े एम्पायर के जो लोग थे वो भारत खिलाने लगे। ये जो लैंड था वो सप्त सिंधु खिलाने लगा। ये जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी आगे आने वाला है ये मैंने लैंड ऑफ 7 रिवर करके एक बुक उसमें से लिया है। अब ये जो ट्राइब थी जो ये एम्पायर था इनके जो लोग थे वो अपने आप को तो भारतीय मानते थे, लेकिन जियोग्राफिकल लोकेशन जो थी उनको सप्त सिंधु कहा जाता था। तो जो बाहर के लोग थे वो सिंधु नदी के इस साइड जो लोग रहते थे उनको सप्त सिंधु नाम से जानते थे। अब इसके बाद होता क्या है कि जो पर्शियन थे उनके साथ दिक्कत ये थी कि वो एस को एच की तरह बोलते थे, इसलिए पूरे मिडिल ईस्ट में सप्त सिंधु जो था वो हप्त हिंदू बोला जाने लगा। और इस पूरी कहानी का जो कन्फर्मेशन है अगर आप ईरानी रिलीजियस टेक्स्ट बुक जो है अविस्ता उसको देखोगे तो उसमें भी हप्त हिंदू है और आगे चल के जो हप्त हिंदू है ये शॉर्ट में हिंदू नाम से फेमस होने लगा और इसी हिंदू से कई लोगों ने हिंदुस्तान भी बोला। अब इसके कुछ टाइम बाद ये जो वर्ड है हिंदू ग्रीक ने इसको यूज किया। अब ग्रीक के साथ दिक्कत ये थी कि वो एच बोल ही नहीं पाते थे और उनके अल्फाबेट में प्रॉपर यू तक नहीं था, इसीलिए हिंदू जो नाम था वो आगे चल के बोला जाने लगा इंडस और फिर इसी इंडस की जो आगे चल के लैटिन फॉर्म बनी वो इंडिया बनी। तो सप्त सिंधु परसेस एस नहीं बोल पाते थे तो हप्त हिंदू बना। फिर ग्रीक के पास जो एच और यू की दिक्कत आई तो इंडस बना और फिर आगे चल के जो इसकी लैटिन फॉर्म थी वो इंडिया बनी। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिया और भारत वर्ड जो है वो दोनों एक ही जगह से निकले। तो ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है ये किसी बाहर वाले ने नहीं दिया था बल्कि मिस प्रोनाउंसिएशन की वजह से हुआ था और इसको ब्रिटिश ने भी नहीं दिया था। ब्रिटिश ने भारत की जगह इंडिया वर्ड यूज किया था लेकिन उन्होंने ये नाम नहीं दिया था। उधर से अगर आप इसमें एक स्टोरी और सर्च करोगे तो वो भी आपको मिलेगी जिसमें ये एक ही ट्राइब से आगे चल के राजा भारत आए और ये क्षेत्रीय डायनेस्टी के बहुत ही सक्सेसफुल राजा माने जाते थे। उन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ईरान के एरिया को एक सिंगल रूल के अंदर कंबाइन करा था। तो यह जो इतनी बड़ी जमीन इन्होंने एक्वायर की थी इसको भारतवर्ष भी कहा जाता था, मतलब कि राजा भरत की जो जमीन थी इसको एज अ सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट किया गया। तो ये जो कहानी थी ये भी इसका एक्सटेंडेड वर्जन माना जाती है।